तो इससे पहले कि आप लोग न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को जानें, आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे ये लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया। ऐसा नहीं हुआ कि न्यूटन ने जन्म लिया और अचानक उन्होंने माँ के गर्भ से निकलते ही अचानक लॉज ऑफ मोशन दे दिया। तो न्यूटन से पहले भी बहुत सारे फिलोसोफर आए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। तो उनके दिमाग में इन लॉज ऑफ मोशन को लेके क्या कॉन्सेप्ट हुआ करता था, क्या क्या मिसकंसेप्शंस थे, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हम लोग न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो एरिस्टोटल नाम का एक ग्रीक फिलोसोफर थे। तो उनका क्या मानना था कि किसी भी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है ना, वो रेस्ट होता है। मतलब कि जो रेस्ट में है, मान लो कोई बॉडी, वो तो रेस्ट में रहना चाहेगा ही, जो मोशन में है वो भी रेस्ट में रहना चाहेगा। उनका क्या स्टेटमेंट था कि द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू कम टू रेस्ट पोजीशन। मतलब कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है वो तो रेस्ट में रहना चाहेगा ही, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो भी रेस्ट में ही आना चाहता है। अच्छा, वो ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि वो क्या करते थे, मान लो वो देखते थे कि किसी बॉल को हम लोग जब लुढ़का दे रहे हैं फ्लोर में, तो क्या हो रहा है, वो कुछ दूरी पे जाके रुक जा रहा है। तो इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि किसी भी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट होता है। जो रेस्ट में है, मान लो कोई बॉडी पड़ा हुआ है, मान लो ये मार्कर मेरे हाथ में ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये जैसे है वैसे ही रहना चाहेगा। अभी मान लो ये रुका हुआ है तो ये रुका हुआ ही रहना चाहेगा, अनटिल एंड अनलेस आई विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन इट। ठीक है। तो उनका मानना ये था कि किसी भी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट होता है। मतलब कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और जो कोई बॉडी मूव कर रहा है, मान लो मोशन में है, तो वो जो बॉडी मोशन में है वो भी रेस्ट में आना चाहता है। जो बॉडी मोशन में होता है वो भी रेस्ट में आना चाहता है। ऐसा उनका मानना था एरिस्टोटल का, क्योंकि पूरी तरह से गलत था। जिनको आगे चल के गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने आगे चल के उनको रॉन्ग प्रूफ किया। उन्होंने कुछ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसको हम लोग अभी देखेंगे जल्दी से। उन्होंने फिर आगे चल के इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया। गैलीलियो ने आगे चल के इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया, और एरिस्टोटल ने जो बात कही थी कि किसी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट होता है। मतलब कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और यदि मोशन में है तो फिर भी वो रेस्ट में ही आना चाहेगा। ऐसा उनका मानना था। अब उनको उस टाइम पर फ्रिक्शन के बारे में पता नहीं था कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर। तो ही डिड नॉट नो अबाउट फ्रिक्शन, क्योंकि उस टाइम पे फ्रिक्शन के बारे जानकारी था ही नहीं एरिस्टोटल को। फ्रिक्शन के बारे सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, वो गैलीलियो थे। उन्होंने ही फ्रिक्शन के बारे बताया था। एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जिसके जरिए उन्होंने फ्रिक्शन के बारे लोगों को बताया। एरिस्टोटल ने जो बात कही थी उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है आपके सुविधा के लिए और समय की बचत के लिए। पहले ही मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। उनका क्या कहना था कि किसी भी बॉडी का जो नेचुरल टेंडेंसी होता है वो रेस्ट होता है। मतलब कि यदि कोई रेस्ट में है तो वो तो रेस्ट में रहना चाहेगा ही, यदि कोई मोशन में है तो वो भी रेस्ट में ही आ जाना चाहेगा। और उसके बाद फिर गैलीलियो जब आए तो लगभग 2000 साल बाद वो जो एरिस्टोटल का बात था उसको रॉन्ग ठहराया उन्होंने। और उसके गैलीलियो के आने के बहुत बाद न्यूटन साहब आए, उन्होंने अपना लॉज ऑफ मोशन दिया। मतलब इन दोनों का जो इन दोनों के जो व्यूज़ थे उनको उन्होंने समझा, इन सब चीज़ों को पढ़ा, बहुत सारे बुक्स को स्टडी किया गैलीलियो के और एरिस्टोटल के। देन ही गैव हिज लॉज ऑफ मोशन। ओके, नाउ वी विल सी गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। तो गैलीलियो ने कैसे लॉ ऑफ इनर्शिया दिया और कैसे उन्होंने फ्रिक्शन के बारे में बताया, आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, गैलीलियो ने एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया और साथ ही साथ उन्होंने फ्रिक्शन के बारे में भी बताया। तो देखो, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। उन्होंने क्या किया ना, ही टूक 2 इंक्लाइन प्लेन, और ये दोनों जो इंक्लाइन प्लेन है वो सेम एंगल से इंक्लाइंड है। ठीक है, सेम एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। मतलब जो जहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन रखा गया है ना, वो सेम एंगल बना रहा है। जितना यहाँ पे थीटा बना रहा है उतना ही यहाँ भी बना रहा है थीटा। ठीक है,
दोनों एंगल सेम एंगल से इंक्लाइंड है। इसको आप स्लोप भी बोल सकते हो। एक्चुअली ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ या फिर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ना, ये वाला जो एंगल बना रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको ही हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। तो आप इसको स्लोप भी बोल सकते हो। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसको इंक्लाइन प्लेन या फिर स्लोप भी बोल सकते हो। तो गैलीलियो ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और इस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फ्रिक्शन के बारे में भी बताया और लॉ ऑफ इनर्शिया भी दिया। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या किया, ही टुक टू inclined plane, very smooth inclined plane. These two inclined plane are very smooth and this horizontal plane is also very smooth. Okay, now first of all what he did, उन्होंने एक मार्बल बॉल लिया या सिंपली एक उन्होंने क्या किया, एक बॉल लिया जो कि काफ़ी स्मूथ है, उसको उस मार्बल बॉल को उन्होंने क्या करवाया ना, यहाँ से उसको ड्रॉप किया इस एक सर्टेन हाइट से। पहला वाला जो आपका इंक्लाइन प्लेन है वहाँ से एक सर्टेन हाइट से उन्होंने क्या किया, ड्रॉप कराया इस मार्बल बॉल को। और उन्होंने पहले से एज्यूम करके चला कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यदि कोई फोर्स ऑफ ऑल्दो यहाँ पे लग रहा है, बट एक्चुअली सी दिस इंटायर एक्सपेरिमेंट इज जस्ट एन इमेजनरी एक्सपेरिमेंट, ये एक इमेजनरी एक्सपेरिमेंट है। तो इन्होंने दो इंक्लाइन प्लेन लिया और पहले इंक्लाइन प्लेन से क्या किया, एक मार्बल बॉल को यहाँ से लुढ़काया और इन्होंने कहा कि यदि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना, तो वो क्या करेगा, दूसरे साइड में जो इंक्लाइन प्लेन है उसमें उतना ही हाइट तक जाएगा जितना हाइट से इसको फेंका गया है, जितना हाइट से इसको ड्रॉप करवाया गया है उतना ही हाइट तक यहाँ पे ये रीच करेगा, पहुँचेगा ये मार्बल बॉल, यदि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया, स्लोप को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। ये वाला जो आपको स्लोप दिख रहा है ना, ये जो इंक्लाइंड है, वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस कर दिया। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ दिस सेकेंड प्लेन वाज रिड्यूस्ड। ये जो थीटा है ये थोड़ा सा कम कर दिया गया और ये जो है पहले जो था वही रखा गया। अब उन्होंने क्या कहा कि इन ऑर्डर टू रीच द सेम हाइट, इन ऑर्डर टू रीच द सेम हाइट फ्रॉम विच दिस मार्बल वॉल वाज इनिशियली रिलीज्ड, जितने हाइट से इसको रिलीज़ किया गया, इन ऑर्डर टू रीच द सेम हाइट दिस मार्बल बॉल विल हैव टू ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंस। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो आपको जो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, तो ये वाला तो डिस्टेंस है ही, एक सर्टेन हाइट से इसको रिलीज़ किया गया। अब जितना हाइट से इसको रिलीज़ किया गया है, यहाँ से ड्रॉप करवाया गया है, मतलब रोल डाउन करवाया गया है, ड्रॉप नहीं बोल सकते हैं, तो जितना हाइट से इसको यहाँ से रोल डाउन करवाया गया है, जितना हाइट से इसको यहाँ से रिलीज़ किया गया है, उतना हाइट को यहाँ पे पहुँचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा ना, इस मार्बल बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस, क्योंकि ये जो आपका स्लोप है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इसको तो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो तो कम कर दिया गया है ना, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है, इस स्लोप को नीचे थोड़ा सा कर दिया गया है। तो इन ऑर्डर टू रीच द सेम हाइट दिस मार्बल बॉल विल हैव टू कवर मोर डिस्टेंस, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ओके। सो दिस मार्बल बॉल विल हैव टू कवर मोर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये सब जो बात वो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। उन्होंने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग। पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि दीज टू इंक्लाइन प्लेन आर वेरी स्मूथ एंड दिस हॉरिजॉन्टल वन इज ऑल्सो वेरी स्मूथ, ओके। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि कोई ऑल्दो देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, बट उन्होंने पहले ही बोल दिया इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट, ओके। आपका जो ये लास्ट वाला केस है, थर्ड वन, तो इसमें उन्होंने क्या किया ना, पहले वाले में क्या किया, पहले वाले में उन्होंने बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि जब इस इंक्लाइन प्लेन से बॉल को रिलीज़ किया जाता है तो सेकेंड वाले इंक्लाइन प्लेन में भी उतना ही हाइट वो रीच करेगा, पहुँचेगा, जितना हाइट से इसको यहाँ से रिलीज़ किया गया था, रोल डाउन करवाया गया था, ठीक है। सेकेंड इंक्लाइन प्लेन में भी उतना ही हाइट तक वो पहुँचेगा यदि कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है तो। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन तो लग रहा है भाई, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड केस है उसमें देखो क्या किया उन्होंने। अब यहाँ पे जो थर्ड केस है उसमें उन्होंने क्या किया कि ही रिड्यूस द स्लोप टू जीरो, ही रिड्यूस द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टू जीरो। उन्होंने क्या किया ना, जो थर्ड वाला केस है उसमें
उन्होंने जो सेकंड वाला इंक्लाइन प्लेन है उसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है उसको 0 कर दिया, मतलब कि स्लोप को पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कर दिया उन्होंने। ये जो आपका सेकंड वाला केस है ना, ये वाला जो सेकंड वाला जो इंक्लाइन प्लेन है उसको पूरी तरह से 0 कर दिया उन्होंने, अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन ही कर दिया, मतलब कि इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पूरी तरह से 0 कर दिया। तो थर्ड वाले केस में हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, इफ़ a marble ball is released from a certain height from this first inclined plane and the angle of inclination of the second inclined plane is reduced to 0. If the slope is reduced to 0, then when it is released from this height, then in order to reach the same height, this marble ball will continue to move for forever, क्योंकि इसको वो हाइट गेन करना है, ठीक है। तो उस हाइट को गेन करने के लिए ये हमेशा चलते रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। कब? यदि कोई इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा होता तो, मतलब कि जिसको यहाँ पे फ्रिक्शन बोला गया है, उन्होंने एज्यूम करके जिसको चला है कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, वही ना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है यहाँ पे। और ये जो सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा होगा नहीं, ये तो बस एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था, एक हाइपोथेटिकल इमेजनरी एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, ना तो ये बॉल उस हाइट तक पहुंचेगा यहाँ पे, ना तो यहाँ पे उस हाइट तक पहुंचेगा, और ना ही ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये तो रुक जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लग रहा है, उन्होंने तो एज्यूम करके चला था ना कि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, बट यहाँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए ये बॉल एक सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद क्या करेगा, रुक जाएगा। तो गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अ बॉडी मूविंग विथ अ सर्टेन स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विथ सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने ये जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया दिया है, वास्तव में यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। इसी लॉ को न्यूटन ने अपना पहला गति नियम के रूप में उन्होंने दुनिया को दिया, ठीक है। जो गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है आपका। ये लॉ बस ये लॉ कुछ नहीं, बस यही बोल रहा है कि यदि कोई एक बॉडी है जो एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से ना रोके। और यदि कोई बॉडी है जो कि इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। देखो एरिस्टोटल का क्या कॉन्सेप्ट था, एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो वो भी रेस्ट में आना चाहेगा। लेकिन जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है, उसने गैलीलियो का जो ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट ने एरिस्टोटल को पूरी तरह से गलत ठहरा दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी बॉडी का जो नेचुरल टेंडेंसी होता है वो रेस्ट नहीं होता है, किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट नहीं होता है। ऐसा किसने कहा? गैलीलियो ने। इन्होंने ये कहा कि किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी ये है कि वो बस अपने इनिशियल स्टेट को बनाए रखना चाहता है, मतलब कि यदि वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा, और यदि इन द स्टेट ऑफ मोशन है तो इन द स्टेट ऑफ मोशन ही रहेगा। मतलब मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है फिर भी रेस्ट में आना चाहेगा। क्योंकि देखो उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और इस इंक्लाइंड प्लेन से इसको यहाँ से रिलीज़ करवाया जाए तो उसी हाइट तक पहुँचेगा। बट चूँकि यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है जो कि एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, जिसके वजह से वो उस हाइट तक नहीं पहुँच पाता है जिस हाइट तक उसको पहुँचना चाहिए था। उस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के वजह से उन्होंने जो बोला था ना कि कोई भी बॉडी अपना इनिशियल स्टेट को बस बनाए रखना चाहता है वो अपना इनिशियल स्टेट में ही रहना चाहता है। यदि कोई अब उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा हो तो वो अपना इनिशियल स्टेट को हमेशा बनाए रखेगा। बट ये यहाँ पे इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं हम। ये भी हम एज्यूम करके चले थे यहाँ पे कि ये जो मार्बल बॉल है इस हाइट तक पहुँचने के लिए ग्रेटर डिस्टेंस कवर करेगा, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाएगा, और ना ही ये बॉल हमेशा के लिए चलता रहेगा क्योंकि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि रेजिस्ट कर रहा है, विच इज़ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एंड विच इज़ अपोजिंग द मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन जो है एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है विच इज़ ऑलवेज
विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन। ओके, तो यही था गैलीलियो का लॉ कि यदि कोई रेस्ट में है बॉडी तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। जैसे ये मार्कर मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये मार्कर तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स विल नॉट बी applied on this marker will always remain in the state of rest. Okay, just like that, if a body is moving with a constant velocity, then it will continue to move with the same constant velocity until and unless an external unbalanced force is acted upon that object. Now you will ask that sir, if a body is moving with constant velocity, then it does not do so, it stops. Why does it stop? It does not happen so. You are saying that it will continue to move for forever with the same constant velocity, but it stops. So that stops because there is a force of friction which is acting. Suppose वो यदि फ्लोर में चल रहा है, रोड में वो चीज़, मान लो कोई आप व्हील को ऐसे लुढ़का देते हो, रोल कर देते हो, तो कुछ दूरी पे जाके वो रुक जाता है। तो वो इसलिए रुकता है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। मान लो यहाँ पे ये आपका रोड है, यहाँ पे आप कोई बॉल को लुढ़का दे रहे हो, तो जब बॉल जाता है तो ये जो बॉल जो है वो किसके कांटेक्ट में है? रोड के सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ये वाला जो कांटेक्ट, ये जो सरफेस होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो चूंकि ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, वहीं पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, और वो एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि अपोज कर रहा है मोशन को। और चूंकि एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो अपना इनिशियल स्टेट को बनाए नहीं रख पाता है। मान लो इन द स्टेट ऑफ मोशन था ना वो बॉल, जब लुढ़काएं तो वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। यही तो कहा था गैलीलियो ने कि यदि कोई बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, यदि कोई बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, तो वो जैसे है वैसे ही रहना चाहेगा। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। यही था गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ही थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया को दिया था, और लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को न्यूटन ने आगे मॉडिफाई करके अपना लॉ दिया। और इसको हम लोग जो हम लोग इनर्शिया पढ़े हम लोग, इसका इनर्शिया को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो इनर्शिया का भी 3 टाइप होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हम उसको भी हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। तो गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 2 इंक्लाइन प्लेन लिया था, और दोनों जो इंक्लाइन प्लेन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सेम एंगल से इंक्लाइंड है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइन दिख रहा है उसके साथ ये सेम एंगल से इंक्लाइंड है। ये वाला सेकंड इंक्लाइन प्लेन भी उसी एंगल से इंक्लाइंड है जितना ये। इसको आप स्लोप भी बोल सकते हो। स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये जो लाइन एंगल बना रहा है उसको ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है, जितना ये एक्स एक्सिस के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ना, उसी को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। तो पहले वाले केस में स्लोप दोनों का इक्वल था, और जब एक सर्टेन हाइट से इस मार्बल बॉल को यहाँ से रिलीज़ करवाया गया, तो गैलीलियो ने क्या कहा कि यदि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है तो ये जो मार्बल बॉल है वो क्या करेगा, जो आपका सेकेंड इंक्लाइन प्लेन है उस सेकेंड इंक्लाइन प्लेन में भी उसी हाइट तक पहुँचेगा जितना हाइट से इसको यहाँ से रिलीज़ करवाया गया है, ठीक है। दूसरा वाला जो आपका केस है उसमें उन्होंने क्या किया ना, जो ये आपका सेकेंड इंक्लाइन प्लेन है उसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। ये जो थीटा है थोड़ा सा कम कर दिया। आपको दिख रहा है क्या आपको पता चल रहा है? यहाँ पे जो ये आपको इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है ये वाला, ये थोड़ा सा कम है। ये जो एंगल है ना ये थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन में सेकंड वाले का, ठीक है। दिस स्लोप वाज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। नाउ व्हेन दिस मार्बल बॉल वाज रिलीज फ्रॉम दिस हाइट, तो क्या होगा ना, इन ऑर्डर टू रीच द सेम हाइट दिस मार्बल बॉल विल हैव टू कवर मोर डिस्टेंस। दिस मार्बल बॉल विल हैव टू कवर मोर डिस्टेंस। क्यों भाई? ताकि वो उसी हाइट तक पहुंच पाए जिस हाइट से इसको फेंका गया है इस वाले इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है। यदि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। ये बस एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, ये बस एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट। थर्ड वाले में उन्होंने क्या किया, ही रिड्यूस्ड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन टू 0। ही रिड्यूस्ड द स्लोप टू 0। सी, ये जो स्लोप है ना इसको यहाँ तक पूरा एकदम एक्स एक्सिस के साथ मिला दिया एकदम पूरा, मतलब स्लोप को पूरा 0 कर दिया। और उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी
मार्बल बॉल को एक पार्टिकुलर हाइट से, एक सर्टेन हाइट से यहाँ से रिलीज़ करवाया जाए, तो इन ऑर्डर टू रीच द सेम हाइट दिस मार्बल बॉल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। उन्होंने क्या कहा कि यदि इस मार्बल बॉल को यहाँ से लुढ़काया जाए, रिलीज़ करवाया जाए, तो इसी हाइट को गेन करने के लिए दिस मार्बल बॉल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। ऐसा होगा क्या कभी? क्या ये हमेशा चलता रहेगा? नहीं, दिस विल नेवर हैपन। बट उन्होंने पहले ही कह दिया है कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन देयर इज़ नो फ्रिक्शन, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी एज्यूम्ड these two inclined planes are very smooth and this one is also very smooth, this horizontal plane is also very smooth। तो ऐसा होता नहीं है, बट ये एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, बट एक्चुअल में तो ये वाला जो आपका बॉल है, मार्बल बॉल है, वो तो रुक जाए क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है भाई, ठीक है। तो उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया फ्रिक्शन के बारे कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ एक्टिंग, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ एक्टिंग। इससे पहले फ्रिक्शन के बारे में पता नहीं था लोगों को, ठीक है। इसके बारे एरिस्टोटल को पहले नहीं पता था फ्रिक्शन के बारे, तो गैलीलियो ही थे जिन्होंने फ्रिक्शन के बारे में बताया था कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ एक्टिंग, जिसके चलते वो ये नहीं कर पाएगा जो इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। समझ में आया? तो आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या है गैलीलियो के द्वारा जो दिया गया है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वास्तव में इनर्शिया जो होता है बच्चों, वो किसी भी बॉडी का लेजीनेस होता है। इनर्शिया इज़ द लेजीनेस ऑफ ए बॉडी। क्या है, देखो इनर्शिया जो होता है ना, वो वास्तव में किसी भी बॉडी का जो लेजीनेस होता है ना, वही इनर्शिया है। मतलब कि वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, ये हमारे जीवन में भी एप्लीकेबल होता है। हमारा माइंड जो है उसका भी एक स्टेट होता है, मतलब ये जिस स्टेट में होता है ना, या तो हैप्पीनेस वाला स्टेट या फिर सैडनेस वाला स्टेट, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई फेस्टिवल है, मान लो हमारे घर में कोई ओकेज़न है, स्पेशल ओकेज़न, कोई मान लो किसी का बर्थडे है, तो उसमें बहुत सारे रिलेटिव्स आए हैं या फिर फ्रेंड्स आए हैं। तो जब उनके साथ हम वो समय को स्पेंड करते हैं और उसके बाद जब वो चले जाते हैं, तो हमें कैसा लगता है? कैसा लगता है? खराब ही लगता है, ऑब्वियस सा बात है। जब थोड़ा सा मतलब हम लोग को आदत पड़ जाता है किसी भी चीज़ का ना, तो हम लोग उसी चीज़ में रहना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है ना बच्चों, वो हमारे जीवन में भी एप्लीकेबल है। ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये हमारे जीवन में भी एप्लीकेबल है। कैसे? जैसे कि आप देखो कि आपके घर में मान लो कोई फेस्टिवल है या फिर कोई भी स्पेशल ओकेज़न है, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग मस्ती करते हैं फ्रेंड्स के साथ, या फिर जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, मान लो वो आपके साथ उस ओकेज़न में आपके साथ हैं, और वो ख़त्म होने के बाद वो जब चले जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? जितना दिन तक आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किए, तो वो आपके लिए एक हैप्पीनेस वाला स्टेट था, ठीक है। तो आपका दिमाग भी चाहता है, आपका जो मन है वो चाहता है कि हम उसी स्टेट में रहें, उस हैप्पीनेस वाला स्टेट में ही रहें, ठीक है। तो जब वो लोग चले जाते हैं या फिर जो वो ओकेज़न था वो ख़त्म हो जाता है, वो फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है, तो हमें बड़ा ही बेचैनी टाइप से लगता है अंदर से, राइट। क्योंकि हमारा दिमाग जो है अब मतलब उसको आदत पड़ गया उस चीज़ का, ठीक है, और मतलब उसको अच्छा लगने लगा वो चीज़, तो वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहता था जैसे वो था। मतलब कि उसको मन कर रहा है कि वो फेस्टिवल हमेशा के लिए रहता, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। मान लो कोई चीज़ हमें अच्छा लगता है, कोई जगह हमें पसंद आ जाता है, मान लो कोई शहर या फिर कोई देश, तो उस जगह को हम लोग को छोड़ने का मन नहीं करता है। एक बार वहाँ पे दिल लग जाने के बाद, एक बार मन लग जाने के बाद, ठीक है, वहाँ के लोग, वहाँ का जो रहने का मतलब सब कुछ जो भी आप देखते हो, मतलब उस शहर में या फिर उस जगह पे जहाँ आपको दिल लग गया है, तो वहाँ से हमको जाने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो लागू होता है। आप समझ पा रहे हो? मतलब हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चाहता है कि हम उसी स्टेट में रहें। अब वो बस उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहता है, उसी हैप्पीनेस वाला स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहता है, ठीक है। जिस हैप्पीनेस वाला स्टेट ऑफ माइंड में वो कुछ दिन तक अभी रहा था, उस ओकेज़न में, उस फेस्टिवल में, या फिर किसी पार्टिकुलर शहर में जाने के बाद, या फिर किसी देश में आप मान लो हो, जैसे कि भारत जैसे देश में, तो आप दूसरे देश चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ख़राब लगेगा। तो यदि आपको वो जगह पसंद आ जाएगा और वहाँ से जब आप आइएगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ख़राब लगेगा, क्योंकि आपका जो माइंड था कहीं ना कहीं उसको वहाँ पे हैप्पीनेस मिल रहा था। अब वो चाहता है कि हम उसी हैप्पीनेस वाला स्टेट ऑफ माइंड में रहें, ठीक है। मान लो कोई जगह, मान लो किसी के रिसेप्शन में आप गए हो,
किसी की शादी में आप गए हो, ठीक है, और वहाँ का जो माहौल था, ठीक है, खुशी वाला माहौल, डांस चल रहा था, पढ़ना नहीं पड़ रहा था, कुछ नहीं करना पड़ रहा था, एकदम आराम से बस रहो, खाओ पियो रोज़ और मतलब मस्ती करो, शाम होते ही डांस ये वो, ठीक है। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाता है, जब रिसेप्शन ख़त्म हो जाता है, तो रिसेप्शन के अगले दिन हम लोगों को कैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो लागू हो रहा है वहाँ पे। जैसे कि कोई स्टूडेंट का आप एग्जांपल ले लो, मान लो वो पढ़ नहीं रहा है, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, और सोशल मीडिया से या फिर फ्रेंड्स के संगत में रह के या फिर जो भी बोलो आप, उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और बस उसको मस्ती करने का मन कर रहा है, ठीक है, और अब उसका मन चाह रहा है कि बस उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहे, मस्ती वाले स्टेट ऑफ माइंड में, ठीक है। अब उसका मन जो है बस मस्ती वाले स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाह रहा है। तो यहाँ पे समझिए आप, इनर्शिया हम समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब उस स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, या तो टीचर या फिर पेरेंट्स, कोई ना कोई तो चाहिए, कोई ना कोई तो गार्जियन चाहिए जो आके उसको मोटिवेट करेगा। तो वो जो मोटिवेट करने वाला जो गार्जियन या फिर टीचर या जो पेरेंट्स हैं, वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की तरह है, ठीक है। जब तक से वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि वो मोटिवेटर आके उसको मोटिवेट नहीं करेगा स्टूडेंट को, तब तक से वो क्या करेगा, अब उसी पथ में चलते रहेगा, जिस रास्ते में वो जा रहा था उसी रास्ते में जाते रहेगा, ठीक है। दिन भर मूवी देखते रहेगा, दोस्तों के साथ घूमते रहेगा, पीवीआर जाएगा, दोस्त के साथ मूवी देखेगा, मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा और पढ़ेगा नहीं, जब तक से उसको कोई मोटिवेट ना करे। मतलब कि वो जिस मस्ती वाला स्टेट ऑफ माइंड में था, उसी मस्ती वाला स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहेगा, जब तक कि उसको कोई एक उसका गार्जियन आके उसको मोटिवेट ना करे, उसका कोई पेरेंट्स या फिर कोई टीचर आके उसको मोटिवेट ना करे, तब तक से वो उसी वैसे ही रहना चाहेगा, उसी स्टेट ऑफ माइंड में, उसी मस्ती वाला स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहेगा। इनर्शिया जो होता है वो एक लेजीनेस होता है। जैसे कि वो स्टूडेंट जो है, उसका माइंड में जो चाह रहा है, उसके अंदर जो टेंडेंसी है, उसके अंदर एक टेंडेंसी होगा कि हम जिस मस्ती वाला स्टेट ऑफ माइंड में अभी हैं, उसी मस्ती वाला स्टेट ऑफ माइंड में रहें, अनटिल एंड अनलेस कि उसको कोई मोटिवेट करने वाला ना हो। तो जब टीचर आएगा उसको मोटिवेट करेगा, तो वो जो टीचर है, वो जो मोटिवेट कर रहा है, दैट मोटिवेशन इज़ लाइक एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो भी तो यही बोलता है, वो भी तो यही बोलता है बच्चों कि कोई भी बॉडी जैसा है वैसा ही रहेगा। रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, मोशन में है, मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि वो बच्चा तब तक डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, तब तक कि उसी मस्ती वाला स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, तब तक मस्ती करता रहेगा, जब तक कि उसको कोई मोटिवेट करने वाला ना हो। मतलब यहाँ पे मोटिवेशन से मेरा मतलब क्या है कि कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाए, तब तक से वो वैसे ही रहेगा जैसे वो है अभी, उसी स्टेट ऑफ माइंड में वो रहना चाहेगा, मस्ती वाला स्टेट ऑफ माइंड में, हैप्पीनेस वाला स्टेट ऑफ माइंड में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे इनर्शिया ऑफ हैप्पीनेस भी बोल सकते हो, जो कि हमारे जीवन में भी लागू होता है, ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है जिसको गैलीलियो साहब ने दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी जो बॉडी है, यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और यदि वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, तब तक वो वैसे ही रहेगा। अब इसका 3 टाइप होता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हम लोग इनर्शिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट, या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्शिया। एक चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं, उसको आप पढ़ लो कि मास ऑफ ए बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। मतलब कि उसको उसका स्टेट को चेंज करना उतना मुश्किल होगा जितना ज़्यादा उसका मास होगा। जैसे कि मान लो एक आपके तरफ एक मूविंग साइकिल आ रहा है, तो वो साइकिल मान लो एक तेज़ी से आ रहा है एक पार्टिकुलर स्पीड के साथ, तो उसको आपके लिए रोकना इजी होगा। और यदि आपको बोला जाए कि एक मोटरसाइकिल को आप रोको, एक बुलेट उधर से आ रहा है मान लो और आप उसको रोको, तो उसको रोकना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। मान लो एक कार या फिर एक बुलेट उधर से बहुत स्पीड में आ रहा है, उसको बोला जाए कि आप उसको रोको तो आपके लिए उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना इन द स्टेट ऑफ रेस्ट काफ़ी मुश्किल होगा। किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होता है ना, उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होता है। किसी भी बॉडी का जो
इनर्शिया होता है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा उसके पास मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, मतलब कि मोर मास मोर इनर्शिया। लेस मास लेस इनर्शिया। समझ में आया? किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। कोई भी मान लो आपका एक बहुत ही हैवी बॉडी है जिसका मास बहुत ज़्यादा है और वो एक स्पीड के साथ आ रहा है, तो उसको रोकना आपके लिए मुश्किल होगा। और उसी स्पीड के साथ यदि एक कोई ऐसा बॉडी आए जिसका मास थोड़ा उसके पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो, तो उसको रोकना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि उसका मास कम है तो इनर्शिया भी उसका कम होगा। जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया कम होगा उसको आप इजीली रोक सकते हो। इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उस बॉडी जिसके पास इनर्शिया ज़्यादा है उस बॉडी को रोकना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे कि आपको यदि एक कार को रोकने के लिए बोल दिया जाए जो कि बहुत ही हाई स्पीड के साथ आ रहा है ऐसे करके, तो आप रोक नहीं पाओगे उसको, ठीक है। और यदि एट द सेम टाइम आपको कोई साइकिल को रोकने के लिए बोल दे कि ऐसे पकड़ के रोको, तो आप इजीली उसको कर सकते हो, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, मास कम है, तो इनर्शिया भी कम है। अब ये जो इनर्शिया होता है इसके 3 टाइप होते हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। पहला जो है वो आपका है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से हम क्या समझते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होता है वो क्या कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब कि यदि वो कोई बॉडी रेस्ट में है, बस तोड़ तोड़ के बताया गया है, तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। जैसे कि आप इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से समझो। यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हम कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पे इस बात को बढ़िया से समझो, एक डायग्राम के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, ठीक है। तो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक बस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये बस है, बहुत ही गंदा सा फिगर बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे मान लो एक बंदा खड़ा है, ठीक है। कौन खड़ा है? एक बंदा खड़ा है, ठीक है। तो ये जो आपका बस है वो इनिशियली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, राइट। अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसका जो लोअर पोर्शन है, मतलब कि ये जो पैर है इसका किसके कांटेक्ट में है? बस के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो बस जो है इनिशियली स्टेट ऑफ रेस्ट में था। बस जब रेस्ट में है और चूंकि ये बस में खड़ा है, ये जो बंदा है वो बस में खड़ा है, तो बस के साथ साथ ये भी रेस्ट में है और इसका जो लोअर पोर्शन विच इज़ इन द कॉन्टेक्ट ऑफ बस वो भी रेस्ट में है। अब अचानक जब बस चलना स्टार्ट होता है, जब सडनली बस एक्सेलरेट करता है, व्हेन दिस बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग, देन व्हाट हैपेंस? दिस लोअर पोर्शन ऑफ दिस पर्सन also starts moving along with the bus, but this upper portion tends to remain in the state of rest। वो चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें, वो चाहता है कि हम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहें, क्योंकि अपर पोर्शन तो बस के कांटेक्ट में नहीं है ना। जो लोअर पोर्शन है ये वाला पोर्शन वो बस के सरफेस के कांटेक्ट में है। तो जैसे ही बस अचानक चलना स्टार्ट किया तो वो तो चला गया लोअर पोर्शन, बट ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। इसीलिए जब अचानक बस चलता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो ऐसे पीछे की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो लोअर पोर्शन है, जहाँ जो बस के कांटेक्ट में, जब हम बस में खड़े थे तो वो तो बस के कांटेक्ट में था। जब बस अचानक चलना स्टार्ट किया तो मेरा जो लोअर पोर्शन है वो तो बस के साथ चला गया आगे, बट जो अपर पोर्शन है वो इनर्शिया तुरंत, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था वो इनर्शिया ऑफ मोशन में ट्रांसफ़र तुरंत नहीं होता है। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, ठीक है। ये बहुत ही कम बुक में लिखा हुआ रहता है और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ये कि इनर्शिया टेक्स टाइम टू गेट ट्रांसफर्ड। इनर्शिया टेक्स टाइम टू गेट ट्रांसफर्ड, मतलब कि इनर्शिया को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है, समय लगता है। समझ में आया बात? मतलब यदि यहाँ पे बस धीरे धीरे अपना स्पीड को बढ़ाता तब तो ये जो बंदा है ये पीछे नहीं ऐसे होता, ठीक है। बट चूंकि बस जो है सडनली एक्सेलरेट किया, सडनली चलना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही हाई स्पीड कर दिया अचानक, तो जिसकी वजह से उसका जो अपर पोर्शन था वो पीछे झुक जाता है और जो लोअर पोर्शन था वो क्या होता है?
लोअर पोर्शन बस के साथ आगे चला जाता है और जो अपर पोर्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में झुक जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो चाहता है कि हम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहें, और इनर्शिया को ट्रांसफ़र होने में चूँकि टाइम लगता है तो इनर्शिया ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है जो अपर पोर्शन है, इसीलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारा और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि जो हम लोग टम्बलर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लास टम्बलर है और यहाँ पे एक क्या किए हम, कार्ड को रखे हैं ऐसे। जब इसको अचानक क्या किया जाता है, अचानक से फ्लिप किया जाता है। मान लो ये कार्ड है, ठीक है, और इसमें इस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, और अचानक जब इस कार्ड को ऐसे फ्लिप किया जाता है ना, तो क्या होता है, कार्ड तो चला जाता है, बट ये जो सिक्का है वो क्या होता है ना, वो टम्बलर के अंदर चला जाएगा। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अब आप बोलोगे सर फ्रिक्शन तो लग रहा होगा इस कार्ड और इसके बीच में। फ्रिक्शन जो है बहुत ही कम लग रहा था, यहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल लग रहा था, क्योंकि ये जो कार्ड था वो बहुत ही स्मूथ था। अब जितना स्मूथ रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन कम लगेगा। फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा था, नहीं के बराबर लग रहा था। तो जैसे ही हम फ्लिप किए ना यहाँ पे, तो वो क्या हुआ, ये तो चला गया, बट ये जो सिक्का है वो नीचे चला जाता है, ये वाला नीचे चला जाता है, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत सारा। मान लो एक आपका ट्री है, तो आप उसको जब सेक करते हो तो जो सूखे पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो तो मोशन में आ गया, जो ट्री का जो ब्रांच वगैरह था, ठीक है, डाली वगैरह, लेकिन फ्रूट्स जो थे लदे हुए और जो आपके पत्ते थे, सूखे पत्ते, वो गिर गए, फ्रूट्स वगैरह गिर गए। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। मान लो कोई कारपेट है, तो उस कारपेट को जब हम लोग बीट करते हैं कोई स्टिक से, तो आप देखते हो कि जो डस्ट पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज जब हम लोग उस कारपेट को बीट कर रहे हैं किसी स्टिक से, तो क्या हो रहा है कि जो आपका कारपेट है जहाँ पे आप बीट कर रहे हो वो तो मोशन में आ जा रहा है, फोर्स लगा रहे हो तो, बट जो आपका जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट जहाँ था वहीं रहना चाहता है, तो बेचारा सेपरेट हो गया, अलग हो गया कारपेट से। ठीक है, तो जो आपका डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाता है कारपेट से जब आप उसको बीट करते हो किसी स्टिक से, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट है टाइप वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब यहाँ भी वो चीज़ यहाँ पे लागू होगा, इनर्शिया टेक्स टाइम टू गेट ट्रांसफर्ड, मतलब कि मोशन से रेस्ट में आने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं आ जाएगा। मान लो लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ गया कभी चलती हुई बस से कूदने का, जंप करने का, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इनर्शिया ऑफ मोशन को बनाए रखना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा, जिस डायरेक्शन में आपका जो बस जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपको दौड़ते रहना होगा कूदने के बाद। मतलब द मोमेंट यू जंप फ्रॉम द बस यू विल हैव टू रन इन द सेम डायरेक्शन इन विच द बस इज़ मूविंग, अदरवाइज़ आप जो हो गिर जाओगे मुँह के बल। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में है, क्योंकि आप जिस बस में जा रहे थे चलती बस में, उस बस के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, क्योंकि वो मोशन में था। तो आप जब उस बस से कूद रहे हो तो आपके बॉडी में भी इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब उसको यदि आप यदि उसको बनाए नहीं रखोगे तो आप गिर जाओगे, आप तुरंत स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आ सकते हो, आप इनर्शिया ऑफ मोशन से तुरंत रेस्ट में नहीं आ सकते हो, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि इनर्शिया टेक्स टाइम टू गेट ट्रांसफर्ड। यदि इनर्शिया ऑफ मोशन से आपको रेस्ट में आना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तो टाइम देना होगा। तो आपको क्या करना है ना, मान लो ज़िंदगी में आपको कभी चलती हुई बस से कूदना पड़े, वैसे ऐसा करना मत कभी, हाथ पैर टूट जाएगा तो फिर बोलोगे आके हमको कि सर बोले थे। लेकिन यदि मान लो ऐसा कभी करना पड़ गया, तो आप जिस डायरेक्शन में आपका बस जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपको दौड़ते रहना होगा, ताकि आप जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसको बनाए रखो। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप मुंह के बल गिर जाओगे और आपका जो मुंह है वो टूट भी जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन को एक एग्जाम्पल के ज़रिए। देखो, मान लो यहाँ पे एक बस है, वही बस हम लोग ले रहे हैं फिर से, ठीक है। और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। तो इनिशियली ये जो आपका बस है वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है, और चूँकि ये जो बंदा है ये बस में खड़ा है। अब इसका जो लोअर पोर्शन है वो बस के कांटेक्ट में है। तो बस जब मोशन में है
तो ये इंसान भी मोशन में है, इसका पूरा जो बॉडी है, इंटायर बॉडी वो मोशन में है बस के साथ साथ। अब जैसे ही जब बस में बैठा हुआ ड्राइवर अचानक सडन ब्रेक देता है तो क्या होता है कि बस अचानक रुक जाती है। अब जैसे ही बस रुकती है तो उस टाइम पे जो ये जो इंसान खड़ा है यहाँ पे, जो बंदा खड़ा है, उसका जो लोअर पोर्शन है वो तो बस के कांटेक्ट में था, सरफेस के कांटेक्ट में, तो बस के साथ साथ वो भी उसका जो लोअर पोर्शन था वो भी रेस्ट में आ गया। लेकिन जो इसका अपर पोर्शन था वो तो बस के कांटेक्ट में नहीं था, तो वो क्या करता है ना, वो इन द स्टेट ऑफ मोशन रहना चाहता है, वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए वो क्या होता है ना, जब अचानक ब्रेक लगती है ना बस में, जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो हम लोग क्या होते हैं, आगे तरफ ऐसे झुक जाते हैं, झुकते हैं ना हम लोग। मान लो सीट में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जब हम लोग सीट में बैठे हुए होते हैं अचानक जब ब्रेक लगती है तो ऐसे हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो लोअर पोर्शन है, जो सीट के कॉन्टैक्ट में बैठे हुए हैं, तो वो तो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है जब बस अचानक ब्रेक लगने पे रुक जाती है। बट आपका जो अपर पोर्शन है विच इज़ नॉट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ बस, वो चाहता है कि हम इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहें। उसके अलावा आप बहुत सारा और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि कोई जो एथलीट होता है वो जब लॉन्ग जंप लेता है, कोई भी एथलीट जब लॉन्ग जंप लेता है ना, तो उससे पहले वो क्या करता है, वो दौड़ के आएगा। कोई भी एथलीट को आप देखते होंगे जब वो लॉन्ग जंप लगाता है उससे पहले दौड़ के आता है। क्यों? ताकि देखो उसका जो मस्कुलर एफर्ट है वो तो है ही, लेकिन जब वो दौड़ के आएगा ना तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा और वो चीज़ भी ऐड हो जाएगा वहाँ पे, और वो काफ़ी लंबा जंप लगा पाएगा। तो इसीलिए एथलीट जो होते हैं वो दौड़ जो हाई जब लॉन्ग जंप लगाते हैं उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे आप कि थोड़ा सा डिस्टेंस जाएगा और वहाँ से दौड़ के आता है ताकि ज़्यादा लंबाई तक वो छलांग लगा पाए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बस यही बोलता है कि कोई भी बॉडी यदि किसी सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है, किसी निश्चित दिशा में जा रहा है, तो वो चाहेगा कि उसी दिशा में जाए अनटिल एंड अनलेस आप उस पर कोई बल नहीं लगाते हो, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हो, ठीक है। और आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते होगे, आप लोग स्कूल जाते हो, ठीक है, बस से, तो जब बस अचानक कहीं टर्न लेती होगी रोड में तो आप लोग एक फोर्स एक्सपीरियंस करते होगे, ठीक है। देखो यहाँ पे व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न अ पर्सन सिटिंग इन द बस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ ड्यू टू हिज टेंडेंसी टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो जब जहाँ पे टर्न लेती है ना बस, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मान लो टर्न लिया बस, जहाँ पे सीधा जा रहा था, अचानक रोड चूँकि वहाँ पे टर्न लेने का था, तो जब टर्न लेता है तो देखो हमारा जो बॉडी था वो इनिशियली एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे ही बस ने टर्न लिया तो हमारा बॉडी को ऐसा लगता है कि इधर कोई फोर्स लगा रहा है। हमारा बॉडी को इधर क्या लगता है, हमारा बॉडी को क्या लगता है कि इधर कोई फोर्स लगा रहा है आगे तरफ, जिस डायरेक्शन में हम इनिशियली जा रहे थे बस के साथ, उधर हमारा बॉडी थोड़ा लीन हो जाता है, झुक जाता है, ठीक है। क्यों? दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। तो वास्तव में जो न्यूटन थे उन्होंने गैलीलियो साहब ने जो बात कहा था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक लॉ दिया, एक नहीं बल्कि 3 लॉ दिया उन्होंने। तो पहला जो लॉ है न्यूटन का वो वास्तव में वही है जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट देन इट विल बी एट रेस्ट, एंड इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन until and unless it is acted upon by an external unbalanced force, ठीक है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। मतलब कि जो आप इनर्शिया का लॉ पढ़े ना, जो आपने गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा वही वास्तव में न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, ठीक है। अभी हम लोग देख ले रहे हैं तीनों लॉ को एक बार, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा से देख लेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट लॉ है वो तो यही कहता है कि कोई भी बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और यदि कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा, ठीक है। कोई भी बॉडी जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स
ना एक्ट करे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, वो आपको तब अच्छा से समझ में आएगा जब आप अकेले रहोगे, हॉस्टल का जीवन जियोगे, ठीक है। वहाँ पे जब आप मान लो कभी स्कूल से आए या फिर कॉलेज से आए, तो जब आप शर्ट को खोल के कहीं भी मान लो फेंक दिए, ठीक है, फिर बैग को कहीं पे फेंक दिए, तो वो वहीं पड़ा हुआ रहेगा जब तक कि आप उसको खुद नहीं उठा के रखोगे, ठीक है। क्योंकि आप तो अभी पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, घर में रह रहे हो, तो वहाँ पे आप आके फेंक देते हो बैग को, तो उठा के मम्मी रखती है, पापा रखते हैं। बट आप जब हॉस्टल लाइफ जियोगे, जब आप अकेले रहोगे, तो वहाँ पे आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ का मतलब फील आएगा कि आप देखोगे कि आपका जो भी आप टी शर्ट कहीं पे फेंक दिए, तो आपका टी शर्ट वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा जब तक कि आप उसको खुद जब तक से उठा के ना उसको टांग के कहीं पे रखोगे। मतलब आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ तब प्रैक्टिकली समझ में आएगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ है, वो ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और जो आपका तीसरा लॉ है वो ये कहता है कि टू एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, जो आपका सेकेंड लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। आइए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड वे में समझते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है बेसिकली बोलता क्या है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में समझ लेते हैं, बिकॉज फिजिक्स इज़ नथिंग विदाउट मैथमेटिक्स। और यदि हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं समझते हैं किसी चीज़ को, फिजिक्स को, तो उसका फील भी हमें नहीं आता है। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि किसी बॉडी में लगने वाले जो नेट फोर्स है वो यदि जीरो है, इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन जो नेट एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मतलब कि एक मान लो ऑब्जेक्ट है, वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है मान लो शुरू में, और इसमें लगने वाले जो सारे के सारे फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मान लो फोर्स लग रहे हैं, सारे के सारे फोर्सेस क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। इफ़ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो, ठीक है, देन नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। नेट एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यहाँ पे समझो, मतलब कि यदि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि मोशन में है तो उसी मोशन में रहेगा, एकदम यूनिफॉर्म मोशन में बना हुआ रहेगा। जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा था उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो चलता रहेगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा मतलब कि उसका जो स्पीड है वो भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन है वो भी नहीं बदलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। यही ना स्टेटमेंट में था कि कोई भी बॉडी यदि एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो उसी स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यही तो स्टेटमेंट था। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा वो, ना तो उसका स्पीड चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है बच्चों, और साथ ही साथ वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है, संतुलन में है। यदि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, मतलब कि उस पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस यदि कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, इधर से जो फोर्स लग रहे थे, इधर से जो फोर्स लग रहे थे, इधर से जो फोर्स लग रहे थे, और इधर से जो फोर्स लग रहे थे, मान लो सब के सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। मान लो इधर से भी 2 न्यूटन का लग रहा था, इधर से भी 2 न्यूटन का, तो ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से भी 2 न्यूटन का लग रहा था, इधर से भी 2 न्यूटन का, या फिर इधर से भी 10, इधर से भी 10, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन नेट एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी जीरो। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। मैथमेटिकल फॉर्म में यदि इसको समझाया जाए तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। यहाँ पे आप इस बात को पता नहीं कितना समझ पाए कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। आप देखो रेस्ट में जब है तो उसका तो यहाँ पे लगने वाला मतलब कि बोल रहा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, रेस्ट में है और उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा।
मतलब कि उस पर उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही ना होगा। वेलोसिटी में चेंज ही एक्सेलरेशन कहलाता है, आपको पता पहले ही पढ़ा चुके हैं एक्सेलरेशन कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चूंकि रेस्ट में था, उस पर लगने वाला टोटल जो फोर्स था वो भी क्या था, जीरो, तो इसीलिए नेट एक्सेलरेशन भी जीरो हुआ। मतलब कि रेस्ट का जो इसका स्टेट था वो चेंज नहीं हुआ, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट एक्सेलरेशन भी जीरो। समझ में आया बात। अब मोशन में मान लो है तो कैसा मोशन, मोशन भी कैसा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यदि चल रहा था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही चलता रहेगा। यदि उस पर लगने वाले सारे नेट फोर्स, सारे के सारे फोर्सेस यदि कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ठीक है, उस पर लगने वाले जो नेट फोर्स है वो यदि जीरो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझते हैं आप कि एक कांस्टेंट स्पीड और सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है वो। अब ना तो अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और ना ही स्पीड को। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो वो 40 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, ना तो उस स्पीड को चेंज कर रहा है ना तो डायरेक्शन को, क्योंकि उस पर लगने वाले नेट फोर्स जो है वो जीरो है। यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ को। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसका जो सबसे पहले स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये बोलता है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अप्लाइड फोर्स जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। तो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब कि जो आपका फोर्स है एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, डेल पी अपॉन डेल टी। देखो जब भी रेट आता है ना तो सोच लो कि नीचे तरफ टाइम आएगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जैसे आप पढ़ते हो ना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जहाँ भी रेट आता है वहाँ पे टाइम आता है। देख लो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नीचे में क्या आ गया, टाइम, वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो आपका डेल पी है, डेल का मतलब होता है चेंज, ठीक है, बिग चेंज, उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मोमेंटम में चेंज आया है, रेट बोला है ना, बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे टाइम आया, जहाँ भी रेट आता है वहाँ पे नीचे क्या आएगा, टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग को मोमेंटम का चेंज देखना है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो रिलेशन होता है ना इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ये ऊपर नीचे का जो रिलेशन होता है उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बोलते हैं। और ये जो ऊपर ऊपर वाला रिलेशन आप देख पा रहे हो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहते हैं। ये और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये इसके बढ़ने से ये घट जाएगा और इसके घटने से ये बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो हम लोग जब किसी भी ऊंचाई से गिरते हैं तो मर जाते हैं। जब कोई बिल्डिंग से गिरता है, मान लो एक बिल्डिंग है, यहाँ से मान लो कोई सुसाइड कर लेता है कूद के, मान लो यहाँ से कोई है बंदा जो कि सुसाइड कर लिया, मान लो कूद गए यहाँ से, तो कूदता जब है तो यहाँ पे गिरने के बाद वो मर जाता है। क्यों मरता है, क्योंकि देखो जब वो यहाँ से इस ऊंचाई से जब वो छलांग लगाया, जंप किया, तो उसको जो गिरने में टाइम लगा ना वो बहुत ही कम लगा। टाइम क्या लगा, बहुत ही
कम लगा, बहुत ही कम लगा, बहुत ही कम लगा। अब चूंकि टाइम और फोर्स जो है यहाँ पे एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने कहा अभी आपको कि इसके बढ़ने से ये घटता है, इसके घटने से ये बढ़ जाता है, और ये दोनों ऊपर जो आप देख पा रहे हो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, इसके घटने से भी घटेगा। तो चूँकि टाइम इसको गिरने में, टाइम ऑफ फॉलिंग जो है ना वो बहुत ही कम है, इसीलिए जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगा, फोर्स बहुत ज़्यादा लगा। और ये जो बंदा था जो सुसाइड करने के लिए वहाँ से कूदा था वो मर गया। इस बंदे के मौत के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस बंदे के मौत के पीछे? F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, चूँकि टाइम बहुत कम लगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगा, फोर्स बहुत ज़्यादा लगा तो मर गया। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ का जो मेन फार्मूला है वो यही है, F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर ये भी तो होता है F इज इक्वल टू एम ए, यही ना मेन फार्मूला है न्यूटन के सेकेंड लॉ का। तो एक्चुअली देखो इसी से ये चीज़ आया है, मेन फार्मूला जो है ना यही है। देखो मान लो आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, और इस पर हमने एक फोर्स लगाया F, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी मान लो इस पर एक फोर्स लगाया F, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो मान लो v हो गया। ठीक है, फोर्स लगाया तो वेलोसिटी चेंज हो गया, जो पहले जिस स्पीड से जा रहा था उससे उसका स्पीड बढ़ गया। तो देखो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उस टाइम पे मोमेंटम भी तो चेंज होगा, तो हम लोग उसको p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, राइट। तो मान लो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम pi, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम क्या है pf। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू, देखो अब चेंज इन मोमेंटम, डेल पी मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे डेल पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम में से pf में से pi को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और अपॉन डेल टी, राइट। अब इसको हम लोग यहाँ पे F इज़ प्रोपोर्शनल टू, जो आपका इसको आप यदि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, अब मोमेंटम का फार्मूला होता है मास, देखो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया है v, इसका मास क्या था m, यहाँ भी मास वही है, फोर्स अप्लाई होने से मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट रहता है, मास वही है, सिर्फ मोमेंट ये जो आपका वेलोसिटी है वो चेंज हुआ है, पहले u था अभी v हो गया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा mv माइनस mu। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे t लिख के चल रहे हैं, मान लो t टाइम में चेंज हुआ है। ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड फार्मूला है, मेन फार्मूला यही है। अभी हम लोग टाइम को क्या मान के चल रहे हैं, t मान के चल रहे हैं, चलो यहाँ पे हम t लिख के चल रहे हैं, इसको यहाँ पे भी इसको t रहने देते हैं। ठीक है, तो टाइम को हम लोग यहाँ पे t मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग t रख रहे हैं, यहाँ पे भी t रख रहे हैं। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम p, वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया mv, और इनिशियल मोमेंटम mu। ठीक है, अब यहाँ पे m को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे और v माइनस u लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अपॉन t, और हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, पढ़े हैं ना हम लोग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे v माइनस यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे at लिख सकते हैं। F इज़ प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v माइनस यू की जगह at, तो यहाँ पे हो गया इंटू at अपॉन t, तो यहाँ पे t से t कैंसल आउट हो गया, और F इज़ प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ma। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है k, जिसका वैल्यू होता है 1, k इज इक्वल टू 1। तो F इज इक्वल टू k इंटू ma हम लोग लिख सकते हैं, और चूँकि k का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा ma, F इज इक्वल टू ma, तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। एक चीज़ आपको और जानना चाहिए, ये जो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है इसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो हमको ये कहता है कि कोई भी जो बॉडी है उस पर चेंज इन मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगा। तो अप्लाइड फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, मान लो आपके पास एक फुटबॉल है, मान लो एक ग्राउंड में फुटबॉल है। ठीक है, यहाँ पे मान लो उस फुटबॉल पे हम ज़्यादा फोर्स के साथ इसको किक कर रहे हैं। ठीक है,
तो जब ज़्यादा फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है इस फुटबॉल पे, तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो भी ज़्यादा होगा। मतलब मोमेंटम में, अच्छा मोमेंटम में चेंज का मतलब यहाँ पे क्या, मोमेंटम तो जो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मास और वेलोसिटी। तो क्या इस पर फोर्स अप्लाई करने से इसका मास जो है वो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा? नहीं, इसका मास तो कांस्टेंट रहेगा। मास जो होता है चेंज इन मोमेंटम, अभी यहाँ पे समझो बढ़िया से, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम जो है दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, मास और वेलोसिटी। तो किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं तो उसका मास थोड़ी ना चेंज होगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा। मास जो है वो किसी बॉडी का तो कांस्टेंट ना रहेगा, तो मास वो तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बताओ? जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वही तो एक्सेलरेशन होता है बच्चों, वही तो एक्सेलरेशन होता है। जो चेंज इन वेलोसिटी है वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो वास्तव में जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज आता है। दैट्स वाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि वास्तव में जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, आप फुटबॉल की जगह कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो जब हम उस पर बल लगा रहे हैं तो उसका मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, उसका मास तो कांस्टेंट रह रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मास बढ़ गया या फिर घट गया, मास तो कांस्टेंट है। बट चेंज क्या होता है उसका, वेलोसिटी, ठीक है। या तो फोर्स लगाने से डायरेक्शन बदल जाता है, डायरेक्शन के बदलने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी है। और वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हो सकता है, यदि स्पीड बदल रहा है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और यदि बॉडी अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी दो चीज़ों पर निर्भर करता है। स्पीड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब करता है तो उसका हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होता है, 25 मीटर पर सेकंड स्पीड। बट फिर भी देखो एक्सेलरेशन तो है उसके पास, तब ना वो घूम रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसके पास। अब उसके पास एक्सेलरेशन कहाँ से आया? यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको तो यही लगेगा कि कोई भी बॉडी यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, क्योंकि इसका वेलोसिटी तो हर जगह 25 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड है पूरे सर्कुलर पाथ में। नहीं, 25 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी नहीं है, वो स्पीड है। और चूँकि इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, तो इसीलिए इसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी जब हो रहा है तो डायरेक्शन, ये जब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो डायरेक्शन के चेंज से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और चेंज इन मोमेंटम से हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि वास्तव में मास तो कांस्टेंट रह रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगा ना, एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ भी कर सकता है। मान लो कोई आपका एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उसका वेलोसिटी डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है। और मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी को बढ़ाना है तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना उसका वेलोसिटी में चेंज भी उतना ज़्यादा होगा। तो वास्तव में हम ये सीखें कि अप्लाइड फोर्स जितना ज़्यादा होगा चेंज इन मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। और वास्तव में चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, मास और वेलोसिटी। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वास्तव में किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वास्तव में उसका मास कांस्टेंट रहता है, वही रहता है, बदलता नहीं है। फोर्स लगाने से बदल तो वास्तव में वेलोसिटी रहा है, और जो वेलोसिटी का बदलाव है वही तो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो वास्तव में फोर्स जितना ज़्यादा होगा, वास्तव में फोर्स अप्लाइड फोर्स जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स जितना कम होगा एक्सेलरेशन भी उतना कम होगा। अच्छा देखो, इस लॉ का जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इस लॉ का जो सेकेंड पार्ट है वो ये कहता है कि चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मतलब कि आप यदि इस फुटबॉल पे इधर फोर्स लगा रहे थे तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को लगा रहे थे। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन भी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। ये कहता है आपका न्यूटन के सेकेंड लॉ का जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है। वैसे भी हम लोग को F = ma से भी पता चल रहा था कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा,
मास तो कांस्टेंट ना रहता है, मास तो कांस्टेंट टर्म है। तो ये था आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अब जल्दी से हम लोग देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जांपल देते हुए ये कहते हैं कि किसी को मान लो हम लोग एक झाप मारते हैं तो वो भी हमें एक झाप मारता है। नहीं रे, न्यूटन का थर्ड लॉ ये नहीं है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि यदि आप जिस समय अपने गाल पे या फिर किसी के गाल पे एक थप्पड़ मार रहे हो तो उसी समय एट द सेम टाइम, अलग टाइम पे नहीं, एट द सेम टाइम जब आप एक्शन फोर्स लगा रहे हो तो आपका जो चिक है, आपका जो गाल है, उसी टाइम पे आपके पाम पे फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स। ये है आपका एक्शन रिएक्शन पैर। आप एक्शन लगाए, आपने एक्शन लगाया अपने चिक पे और आपका जो ये पोर्शन है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जब फोर्स लगाते हो तो वो उसी टाइम पे रिएक्शन लगाता है। जिस तरह आपने जब थप्पड़ मारा तो उसी टाइम पे आपका गाल भी आपके पाम पे एक फोर्स लगाया जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और आपने जो गाल पे लगाया उसको बोलेंगे एक्शन फोर्स। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं अभी इस जो मार्कर बोर्ड है उस पर मैं बल लगा रहा हूँ तो व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स, दिस फोर्स इज एक्चुअली एक्शन फोर्स। एंड रिटर्न में ये जो बोर्ड है ना वो भी हम पे एक फोर्स लगा रहा है, जितना हम लगा रहे हैं उतना ये भी लगा रहा है। बट क्या बोले हैं, अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट मतलब हम जितना लगा रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड का उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स वो भी लगा रहा है। मतलब कि हम जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं उतना मैग्नीट्यूड का फोर्स ये मार्कर बोर्ड भी हम पे लगा रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं ना उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। हम किधर लगा रहे हैं, उधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो बोर्ड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहा है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन of my applied force. I am applying force on the forward direction and this marker board is applying force on the backward direction. That's why I have written equal and opposite reaction. If I am applying a force of 5 Newton, this marker board is also applying a force of 5 Newton, but the direction is opposite. The forces जो होते हैं ना नेचर में, जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पैर में एग्जिस्ट करता है। नेचर में जो फोर्स होता है वो हमेशा पैर में एग्जिस्ट करता है, कभी भी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक फोर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमेशा पैर में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अभी हम इस पे जो फोर्स लगाए वो वाला हो गया एक्शन, और जो मार्कर बोर्ड हम पे लगाया वो रिएक्शन। हमने जो गाल पे लगाया वो एक्शन, गाल ने जो हम पे लगाया वो रिएक्शन, ठीक है। और उसी टाइम पे लगता है। एक्शन रिएक्शन जो होता है ना फोर्स, वो एक्ट करता है एट द सेम टाइम, अलग अलग टाइम पे वो एक्ट नहीं करता है। मतलब कि हमें ये समझ में आया कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बदले में वो ऑब्जेक्ट भी उसी टाइम पे हम पे एक फोर्स लगाता है। हमने जो फोर्स लगाया उसको बोलेंगे एक्शन और उसने जो हम पे लगाया उसको बोलेंगे रिएक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है। यदि एक्शन जितना मैग्नीट्यूड का एक्शन लगा रहे हो उतना ही मैग्नीट्यूड का रिएक्शन भी लगेगा, बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लग रहा है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगता है। दैट्स व्हाई वी से दैट to every action that is equal and opposite reaction। कुछ यदि आप एग्जांपल लेना चाहो एक्शन रिएक्शन पैर का तो आप ले सकते हो। जैसे कि मान लो हम जब ग्राउंड में चलते हैं, ठीक है, कोई इंसान है जो वो ग्राउंड में चल रहा है, ये हम ही मान लो, ठीक है। तो जब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, अपने पैर से इधर जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं ना वो हो गया आपका एक्शन। जो हम लगा रहे हैं जो ग्राउंड पे उसको बोलते हैं एक्शन। ये जो पैर से हम लगा रहे हैं इधर वो हो गया आपका एक्शन इधर। और जो ग्राउंड लगा रहा है, जो ग्राउंड लगा रहा है यहाँ पे, वो क्या हो गया, रिएक्शन। और जो हम लगा रहे हैं वो क्या है, एक्शन। तो हम जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स करता है, ठीक है। इधर हम लगा रहे हैं एक्शन और रिएक्शन जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अपने पैरों से हमने जो ग्राउंड पे फोर्स लगाया
वो हो गया एक्शन, और ग्राउंड ने बदले में जो हम पे लगाया वो हो गया रिएक्शन। जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स मैंने ग्राउंड पे लगाया उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ग्राउंड ने भी मुझ पे लगाया, ठीक है, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, राइट, और एट द सेम टाइम लगाया। जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने एक्शन फोर्स दिया उसी पॉइंट ऑफ टाइम में, उसी मोमेंट में जो ग्राउंड है हम पे रिएक्शन फोर्स लगाया। मान लो यहाँ पे आप लोग गए होंगे बनारस, तो नाव चढ़े होंगे, तो मान लो ये वही है बनारस का जो घाट है, यहाँ पे नाव रखा हुआ है और आप नाव से क्या कर रहे हो, नाव का सवारी कर चुके हो आप और उसके बाद जा रहे हो इधर। मान लो आप यहाँ पे इस बोट से इस वाले पोजीशन में आ रहे हो ग्राउंड में, ठीक है, तो जब आप आते हो तो क्या कर रहे हो ना, आप इस बोट पे फोर्स लगा रहे हो जो कि एक्शन फोर्स है। आप जो बोट पे लगा रहे हो वो एक्शन है, और बदले में जो आपका बोट है वो भी आप पे एक फोर्स लगाता है जो कि रिएक्शन है। आप जब बोट से इस ग्राउंड में आ रहे हो तो आप इस बोट पे एक फोर्स लगा रहे हो जो कि एक्शन है। आपने जो लगाया बोट पे वो क्या है, एक्शन, और बोट ने बदले में आप पे जो लगाया वो क्या होगा, रिएक्शन। समझ में आया? और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आप जितना एक्शन इस पे लगा रहे हो उतना ही रिएक्शन फोर्स भी बोट उतना ही आप पे लगा रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे समझने लायक बात है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो एक्ट करता है ना, वो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है वो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये हुआ कि वो यदि सोचो एक ही ऑब्जेक्ट पे यदि एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है वो। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप यदि किसी, मान लो मैं इस यहाँ पे इस मार्कर बोर्ड पे बल लगा रहा हूँ तो ये एक्शन हो गया। अब ये जो रिएक्शन लग रहा है वो मुझ पर लग रहा है, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन जो पैर है वो दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, सेम बॉडी पे नहीं लगता है। एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो बच्चों अभी जितना पॉइंट मैंने आपको बताया उनको मैंने पॉइंट वाइज सब लिख दिया है, इसको जल्दी से एक बार रीड कर ले रहे हैं। व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर बॉडी द सेकेंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी भी आप पे उतना ही फोर्स लगाता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाता है बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। हम इधर लगा रहे हैं तो वो इधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। सिंगल फोर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो थर्ड पॉइंट है वो ये बोलता है कि एनी एजेंट अप्लाइंग ए फोर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी यदि लगा रहा है तो वो भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। द फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट इज कॉल्ड एक्शन। जो लगा रहे हैं हम उसको एक्शन बोलेंगे। एंड काउंटर फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट इज कॉल्ड रिएक्शन। जो हम काउंटर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। ओके, अब देखो एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है। जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है अभी मैंने आपको बताया वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता है, अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है। बिकॉज इफ इट वेर सो द टोटल फोर्स ऑन अ बॉडी वुड हैव ऑलवेज बीन जीरो। तो फिर बॉडी तो इक्विलिब्रियम में रहता फिर हमेशा। यदि ऐसा होता कि सेम ही बॉडी पे लगता तो फिर तो क्या फोर्स जो लगता एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे यदि लगता, यदि एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पे लगता तो सोचो क्या होता, फिर तो सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते। एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगता तो फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाता, तो फिर बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता, हमेशा संतुलन में रहता, ठीक है। थर्ड लॉ का यदि हम लोग एग्जांपल लें तो हम स्विम कर पाते हैं तो बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ कर पाते हैं। हम जो तैर पाते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ। तो एक ही बॉडी पे यदि लगता तो ना तो हम स्विम कर पाते और ना ही कुछ कर पाते, ठीक है। हम यदि वॉक भी कर पा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ, ठीक है। हम ग्राउंड पे जो फोर्स लगाते हैं एक्शन होता है वो, और ग्राउंड बदले में जो लगाता है उसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो यदि एक ही बॉडी में लगता तो हम वॉक भी नहीं कर पाते। यदि एक ही बॉडी में लगता तो फिर हम स्विम भी नहीं कर पाते जो करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पानी पे बल लगाते हैं एक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। तब जो वाटर है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम पे एक फोर्स लगाता है इक्वल मैग्नीट्यूड का, बट अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हम लोग स्विम कर पाते हैं। तो एक ही बॉडी पे लगता तो हम लोग स्विम भी नहीं कर पाते, ठीक है ना।
ओके अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देख ले रहे हैं। जैसे ये आपका बुक रखा हुआ है टेबल में, तो बुक जो लगा रहा है टेबल पे दैट इज एक्शन, एंड जो टेबल लगा रहा है बुक पे दैट इज रिएक्शन। मतलब जो बुक का मास है, बुक का जो वेट है, ठीक है, mg, तो उसके चलते एक फोर्स लगा रहा है वो नीचे तरफ mg, जो कि एक्शन है। और ये जो टेबल है ना वो भी एक ऊपर तरफ रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। बट उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो जब हम लोग गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं तो उस टाइम पे गन जो बुलेट पे लगा रहा है दैट इज एक्शन, एंड बुलेट जो गन पे लगा रहा है दैट इज रिएक्शन, ठीक है। जो रिकॉयल एक वेलोसिटी देता है गन को, तो वो जो दे रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रिकॉयल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स, जो बुलेट दे रहा है गन को, ठीक है। हम स्विम कर पाते हैं तो स्विम करते वक्त क्या करते हैं हम लोग, वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो वाटर है वो हम लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन दे रहा है, जिससे हम लोग स्विम कर पा रहे हैं। वाइल वॉकिंग अ पर्सन प्रेसेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अभी बताया आपको, तब ग्राउंड भी हम पे रिएक्शन लगाता है, जिसके चलते हम लोग वॉक कर पाते हैं। एक बात और यहाँ पे है जो शायद आप अभी समझ नहीं पाओगे, द कॉम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन इज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन मेक्स द पर्सन मूव फॉरवर्ड। एक्चुअली जो रिएक्शन फोर्स होता है ना वो इंक्लाइंड लगता है। देखो हम जो फोर्स लगाते हैं अपने फीट से, जो फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे, वो कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं, ऐसे इंक्लाइंड फोर्स ग्राउंड पे। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम लगाएं एक्शन ऐसे, तो ग्राउंड रिएक्शन ऐसे लगा दिया, ठीक है, जस्ट ऐसे। तो जो इस इंक्लाइंड फोर्स जो आप देख पा रहे हो ना, जो ये इंक्लाइंड रिएक्शन फोर्स है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेक्स द पर्सन मूव फॉरवर्ड। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है दैट बैलेंसेस आवर वेट, ठीक है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स balances our body, balances our weight, and the horizontal component of that reaction force enables us to move forward. Okay, वो आगे बढ़ने में हमें मदद करता है।